गुड मॉर्निंग क्लास। आज 11 का करेक्शन का तीसरा पार्ट देने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर 2 में वेरिएबल फोर्स के लिए जब क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे तो लास्ट क्वेश्चन था, टाइम खत्म हो रहा था, उसमें एक मिस्टेक हो गया कि हम दूसरा मास ऐड नहीं कर पाए, इसलिए उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन का टाइप क्या था हमको याद नहीं है, क्वेश्चन तो अपने बनाए थे हम। मानते ये 1 kg का है और दूसरा है 2 kg का, नीचे स्मूथ है, यहाँ म्यू बराबर 0.2 है, इस पर लग रहा है फोर्स 2T। तो फाइंड द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन, फाइंड द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम। टाइम और एक्सेलरेशन के बीच क्या ग्राफ होगा। तो सबसे पहले हम इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना जरूरी है कि ये कितना पर चल रहा है। मानते हैं कि इस पर हम म्यू बराबर 0.2 है, इस पर फोर्स लगाया तो इस पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब भी मैक्सिमम लिमिटिंग एक्सेलरेशन निकालना होगा तो नीचे वाले ब्लॉक पर ही लगाएंगे फोर्स। अगर ऊपर वाले पर लगाए, अगर नीचे फोर्स लगेगा तो ऊपर वाला ब्लॉक से निकालेंगे। तो F बराबर कितना होगा, F बराबर म्यू एन होगा। म्यू बराबर है 2/10, N बराबर 1 इंटू जी बराबर 10। N ऊपर लगेगा, mg इधर लगेगा, इस तरह का ब्लॉक है। 2 kg है, N ऊपर लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, mg 2g लग रहा है। तो N बराबर 1g लग रहा है, 1 kg का है, तो g लग रहा है, तो g बराबर 10 हो गया, 1g। F बराबर म्यू एन हो गया, तो 10 से 10 करिए, इसका मतलब 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है। तो 2 न्यूटन के फ्रिक्शन के लिए ये 2 न्यूटन का फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता। उसके बाद ये टूट जाएगा, उसके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो जब हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। एम बराबर कितना केजी है, 2 kg ब्लॉक पर सोचेंगे, इधर लग रहा है 2 kg और ये 2 न्यूटन का प्रेशर 2 kg का ब्लॉक है। तो 2 इंटू A2 या A इज इक्वल टू 2 न्यूटन का फोर्स लगा। तो A बराबर कितना हो गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका मैक्सिमम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो अगर हम y एक्सिस में एक्सेलरेशन ले लें और x एक्सिस में टाइम ले लें तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा, क्योंकि नीचे स्मूथ है, दोनों चल रहा साथ में, तो 1 मीटर का एक्सेलरेशन लगेगा। अब हमको बताना है कितने टाइम में लगेगा। तो जब हम टाइम लगाएंगे, दोनों एक साथ चलना स्टार्ट, बॉन्ड टूटेगा तो 1 मीटर पर सेकंड तक जाने के बाद तो बॉन्ड टूटेगा, उस समय कितना टाइम लगेगा। तो 2T इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 2T इज इक्वल टू 1 + 2 इंटू A बराबर कितना है 1, A लिख देते हैं। 2T इज इक्वल टू 3 इंटू A बराबर 1 था, तो T बराबर 3/2 बराबर 0.5 सेकेंड। प्रीवियस वीडियो में बाई चांस हम किधर 2 kg लिखे थे, किधर 1 kg लिखे थे, हमको नहीं पता, लेकिन जब हम टाइम निकालने लगे तो किसी एक ही का मास निकाले थे, हमारे में जल्दी था, टाइम इसलिए छूट गया था। जब वो 2T लग रहा है, दोनों बॉन्ड नहीं टूटा है, 1 मीटर पर सेकंड आने तक में नहीं टूटा है बॉन्ड, जब तक एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड, नीचे स्मूथ है इसलिए चल रहा था, लेकिन बॉन्ड दोनों के बीच में नहीं टूटा, तब तक दोनों साथ है, इसलिए दोनों का मास लेना होगा हमको। यानी 1.5 सेकंड तक दोनों का एक्सेलरेशन A बराबर AB, और उसके बाद जितना भी कर दें, ये B है, ये A है, तो एक इसका एक्सेलरेशन B का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम रह जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही रह जाएगा। लेकिन दूसरे का क्या होगा, दूसरे का इक्वेशन निकालेंगे। दूसरे इस ब्लॉक पर 2T लग रहा है और फ्रिक्शन F लग रहा है और मास 1 kg है, तो इक्वेशन लगेगा 2T - F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू A। तो 2T F कितना लगला, F निकला था 2 निकला था, F बराबर 2 निकला था, तो 2 बराबर A, तो A बराबर हो जाएगा 2T - 2। तो A y एक्सिस में अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू mx + c से, तो इसका स्लोप कितना निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 निकलेगा, इंटरसेप्ट tan इनवर्स 2 निकलेगा, इंटरसेप्ट -2 निकलेगा। तो इस जगह के बाद से अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो इस तरह से जाएगा, जिसका इंटरसेप्ट -2 रहेगा
-2 है, और इसका एंगल ऑफ स्लोप थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 2 होगा। ये ए का होगा, ये ए बी का होगा। इस तरह से इस बनेगा। सिर्फ टाइम मिस्टेक हुआ था, बाकी सब पहले जैसे बताया था उसी तरह से ही है। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एप्लीकेशन कितना था हमको नहीं पता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था। इसको मिस्टेक हुआ था, वो हमको मास हम एक ही का ले पाए थे, जिसके कारण शायद हम 2t बराबर हम a लिख दिए होंगे 1 लिया तो t बराबर 1/2 0.5 सेकंड, या अगर 2 लिया ले लिए होंगे तो 1 सेकंड, ऐसा मिस्टेक कर दिया होगा। ये 1.5 सेकंड होगा, और उसके बाद ये b का एक्सेलरेशन होगा, ये a का एक्सेलरेशन होगा। ओके, आज बताते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड एंगल ऑफ रिपोज। उसके बाद देखेंगे कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे। पहला एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उससे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स। पहला दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स किसको कहते हैं? द रिजल्टेंट फोर्स between normal reaction and frictional force when the body just start to slide over it is called कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मानते कोई ब्लॉक है, किसी सरफेस पर रखा लगा, इसको जस्ट फोर्स लगा करके जस्ट स्लाइड करवा, फोर्स लगा जस्ट स्लाइड करने लगा, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर रहेगा, mg नीचे रहेगा, और फ्रिक्शन फोर्स इधर रहेगा। तो इस दोनों के रिजल्टेंट को कहा जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। C इज इक्वल टू n² प्लस f² का रूट ओवर C इज इक्वल टू n² प्लस f बराबर μn होता है, तो μn का होल स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज n² प्लस μ² n² का रूट ओवर, n² बाहर निकालते हैं, रूट ओवर μ² प्लस 1, n बाहर निकलेगा रूट से तो n बचेगा, और n बराबर दिया हुआ mg, तो इसको लिख सकते हैं mg रूट ओवर μ² प्लस 1। दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स। इसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। उसके बाद है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सेकंड। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड कॉन्टैक्ट फोर्स when body just start to slide on the surface is due to external force or velocity जो भी हो। angle between contact force and normal reaction when body just start to slide over it, जस्ट स्लाइड करने लगे, बॉडी फोर्स लगाने के बाद जस्ट स्लाइड करने लगे, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इसको थीटा से डिनोट किया जाता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो ये फ्रिक्शन है और B नॉर्मल रिएक्शन है, तो P बाई फ्रिक्शन बाई M, म्यू एन बाई एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, बराबर म्यू। देयरफॉर थीटा इज इक्वल होगा tan इनवर्स म्यू। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। इसका एक और भी इंपॉर्टेंट टर्म है एंगल ऑफ रिपोज।
angle of repose, angle between inclined surface and horizontal surface when the body just start to slide over it is called angle of repose. जैसे अगर कोई बॉडी, इसको एक्सपेरिमेंटली समझ सकते हैं, मान ली कि ये बॉडी इस तरह से रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, अब ये हॉरिजॉन्टल सरफेस इसका ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, अब इसको ऊपर की ओर उठाना शुरू करते हैं, इसको ऊपर उठाना शुरू करते हैं, तो जहां गिरेगा यहां गिरने लगा, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। तो मानते ये एंगल है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, मानते कोई बॉडी है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, तो इस पर बॉडी का मास m है, तो वर्टिकल फोर्स mg नीचे लगेगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा mg साइन अल्फा, दूसरा होगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर होगा mg कॉस अल्फा, इधर की ओर होगा फ्रिक्शन। तो एट इक्विलिब्रियम F इज इक्वल टू mg साइन अल्फा और n इज इक्वल बराबर म्यू एन होता है, म्यू एन इज इक्वल टू mg, m है ये mg साइन अल्फा, n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल टू mg कॉस अल्फा, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे म्यू mg कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg साइन अल्फा, mg से mg कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा दैट इज tan अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज। एंड अब इससे पहले हम जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा रहे थे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आया था, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 it is obvious that alpha is equal to theta and angle of repose is equal to angle of friction, angle of friction। इसको आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, परीक्षा में ज्यादातर स्कूल के परीक्षा में पूछता है व्हाट इज एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, गिव रिलेशन बिटवीन देम। तो आप दोनों का डिफाइन करके अपना दोनों का डेरिवेशन निकालेंगे, अब दिखाएंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टॉपिक, इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस बताते हैं। इससे रिलेटेड है कि टू डिटरमाइन द मैक्सिमम एंगल when body just start to slide, minimum force when just start to slide on horizontal surface। तो मानते कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, कंसीडर देयर बी ब्लॉक ऑफ मास m, F force is applied on it making theta angle with horizontal, then F has two component, F cos theta, consider there be a body having mass m, F force is applied on it making theta angle with horizontal, so F has two component, first F cos theta along horizontal, F sin theta
along vertical, इधर F cos थीटा हुआ और ऊपर की ओर हुआ F sin थीटा। इसके अलावा क्या क्या फोर्स लग रहा है? क्योंकि रफ सरफेस है तो एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसके अलावा जब कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और दूसरा है mg। तो पहले n का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये दोनों फोर्स mg के बराबर होगा, तो n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mg माइनस F sin थीटा। अब हमको बोला कि कितना कम से कम फोर्स लगा कि जस्ट स्लाइड करे, तो जस्ट स्लाइड का मतलब क्या हुआ? स्लोली पुल्ड या जस्ट स्लाइड होता है, तो उसके लिए इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं। तो F cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल अगर हम सोचे तो क्या होगा? F cos थीटा माइनस F cos थीटा माइनस F बराबर m इंटू ए, जस्ट स्लाइड है, देयरफॉर a बराबर 0। तो F cos थीटा माइनस म्यू n बराबर 0। F cos थीटा माइनस म्यू n बराबर कितना निकला? mg माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू 0। F cos थीटा माइनस म्यू mg प्लस म्यू F sin थीटा इज इक्वल टू 0। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। ओके, देखिए एक फोर्स लगाए थे F, थीटा एंगल बनाते हैं, तो इधर F cos थीटा, इधर F sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन इधर mg लगा। तो अगर इक्वेशन में चले तो F cos थीटा माइनस F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F cos थीटा माइनस म्यू n बराबर कितना हो जाएगा? 0। लेकिन हम उसी फोर्स को निकालना चाहते हैं कि हम कितना फोर्स लगाए हैं। तो जस्ट स्लाइड में तो फोर्स 0 होता है, लेकिन हम इसको F मान लेते हैं अभी। इस F का निकालना है, ठीक है। F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, जस्ट स्लाइड है, जस्ट स्लाइड का मतलब होता है a बराबर 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज इक्वल टू 0। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कितना हो जाएगा? इसको इधर ले जाते हैं, F cos थीटा वाला इधर रखते हैं। F cos थीटा प्लस F cos थीटा प्लस म्यू F sin थीटा, म्यू है, प्लस म्यू F sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। F कॉमन, cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा बराबर म्यू mg। therefore F इज इक्वल टू म्यू mg बाई cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ये फोर्स लगा, कितना फोर्स लगने के कारण वो चलने लगा, जस्ट मूव करने लगा। लेकिन किस एंगल के लिए फोर्स तो लगा दिए, अब कितने एंगल के लिए फोर्स मिनिमम होगा ये निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? ये फंक्शन आया फोर्स का, तो ये फंक्शन नीचे वाला मैक्सिमम होगा तभी ये फोर्स मिनिमम हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मानते ये फंक्शन मेरा ये F थीटा है, F थीटा इज द फंक्शन विच इज इक्वल टू cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। तो कोई भी चीज मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए जरूरी है कि उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin थीटा और प्लस म्यू cos थीटा। अब इसको 0 मानते हैं तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू माइनस sin थीटा और प्लस म्यू cos थीटा। म्यू cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा और tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो हमको तो वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल में ये थीटा है, ये म्यू है और ये 1 है, p बाई बी को tan थीटा कहा जाता है। तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको F मिनिमम निकालना चाहते हैं। F मिनिमम इज इक्वल होगा म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस 1 बाय रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1 और प्लस sin थीटा का वैल्यू म्यू बाय रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो कितना हो जाएगा? म्यू mg रह गया, एलसीएम ले लेंगे, रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1 को एलसीएम लिए, तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू, यहाँ म्यू है, एक म्यू आर था पहले से, sin थीटा बराबर रहता है म्यू आर पहले से था। तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर, नीचे 1 प्लस म्यू स्क्वायर, रूट में है, ये बिना रूट का तो कट जाएगा, कितना बचेगा? रूट ओवर
म्यू स्क्वायर प्लस 1, यानी एफ मिनिमम इज इक्वल टू होगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1 म्यू के टर्म में। अगर एंगल के टर्म में निकालना होगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है म्यू बाय म्यू स्क्वायर प्लस 1, यानी एफ मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू स्क्वायर साइन थीटा, ये तो साइन थीटा हो जाएगा, यानी एम जी इंटू साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू होता है म्यू बाय रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1 और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय रूट ओवर म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो एक म्यू बाय रूट ओवर म्यू उसको साइन थीटा लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये मिनिमम फोर्स या ये वैल्यू दे सकते हैं, म्यू के टर्म में ये वैल्यू होगा, एंगल के टर्म में ये वैल्यू होगा। मानते बोलते हैं कि 30 डिग्री कितना मिनिमम 30 डिग्री पर लगाना पड़ेगा कि वो जस्ट स्लाइड करने लगे, तो एम जी साइन 30 लिखेंगे, एम जी बाई 2 वेट के आधा लगाएंगे साइन 30 डिग्री पर, तो कम से कम फोर्स लगाना होगा। इस तरह से एंगल ऑफ रिपोज या म्यू के टर्म में, म्यू दिया रहेगा उसके टर्म में ये आंसर होगा, एंगल रहेगा तो इसके टर्म में ये आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से मिनिमम फोर्स निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और फोर्स है कि कितना लगे कि जस्ट स्लाइड करे। एक और क्वेश्चन हम निकालते हैं, पुली से रिलेटेड दे देते हैं। उसमें मानते एक प्लेटफॉर्म है जिसका मास m है, एक आदमी है खड़ा है, उसके हाथ में एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस तरह से फंसा हुआ है और इससे है, तो इसमें कितना टेंशन खींचे कि ये जस्ट स्लाइड करे। यहाँ पर फ्रिक्शन है एफ में, मानते न्यू है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कितना लगा ऐसा बोल रहा था। फ्रिक्शन जैसे ही टानेगा इधर टेंशन लगेगा, इधर ये टेंशन लगेगा, इधर ये टेंशन लगेगा, इसका ये रिएक्शन टेंशन होगा, यहाँ पर भी एक टेंशन लगेगा, इधर टेंशन लगेगा, इधर टेंशन लगेगा, इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। इसका कैपिटल एम है तो इसका पूरा वेट एम प्लस एम इंटू जी लगेगा और टी लगेगा। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल में सोचते हैं या पहले वर्टिकल में सोचते थे। वर्टिकल में क्या क्या लग रहा है, टी प्लस एन बराबर, दोनों ऊपर की ओर लग रहा है इस पर, और नीचे की ओर लग रहा है कितना एम प्लस एम इंटू जी, यानी एन इज इक्वल टू कितना लग रहा है एम प्लस एम इंटू जी माइनस टी, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन निकल गया। अब ये जस्ट स्लाइड करे उसी तरह से, तो एफ बराबर टी होगा, तो इसको लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू टी, एफ बराबर म्यू एन इज इक्वल टू टी। तो एफ माइनस टी बराबर मास जस्ट स्लाइड कर रहा था, एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज 0, तो म्यू एन का वैल्यू कितना निकला एम प्लस एम जी और माइनस टी, दिस इज इक्वल टू टी। तो कितना हो जाएगा म्यू एम प्लस एम इंटू जी बराबर म्यू टी बराबर टी, उसको उधर ले आते हैं, म्यू एम प्लस एम इंटू जी डिवाइडेड बाई म्यू टी, इसमें टी कॉमन ले सकते हैं, म्यू प्लस 1 का टी ही फोर्स लगा रहे हैं, देयरफॉर टी इज इक्वल टू म्यू एम प्लस एम इंटू जी डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1। ये फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी जस्ट स्लाइड करेगा। फिर से सोचिए, रखते हैं एक प्लेटफॉर्म है जिसको स्ट्रिंग से अटैच करके पुली का दूसरा एंड एक आदमी से जुड़ा हुआ, जो आदमी उसी के ऊपर चढ़ा हुआ है। इस आदमी का मास एम है, इसका प्लेटफॉर्म का एम है। बोल रहा है कितना फोर्स लगाएं कि ये जस्ट इधर की ओर मूव करने लगे। तो ये मूव कब करेगा जब ये फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, ये इसका अब टेंशन लगाते हैं, यहाँ टेंशन मान टी फोर्स लगा है, टेंशन टी लगा है, टी है सब लगा के यहाँ टेंशन टी हुआ। इसको हॉरिजॉन्टल में सोचेंगे तो टी बराबर एफ होगा, क्योंकि जस्ट स्लाइड कर रहा था, एक्सेलरेशन 0 है, तो दोनों फोर्स इक्वल है। एफ बराबर म्यू एन होता है टी। अब एन का वैल्यू निकालने के लिए वाई एक्सिस में सोचेंगे, तो इस पूरे सिस्टम में ऊपर की ओर 2 फोर्स लग रहा है, टी और एन, तो टी प्लस एन ले लिए, और नीचे की ओर फोर्स लग रहा है वेट एम प्लस एम इंटू जी, तो एम प्लस एम इंटू जी लगा दिया, उससे एन का वैल्यू लगा दिया, उधर लगा दिया, ले गए यहाँ एन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, टी को अकेला निकाल लिए। इस तरह से ये पुली वाले सिस्टम में भी मिनिमम फोर्स कितना लगा है तो निकाल सकते हैं। इस पे स्क्रीनशॉट लीजिए। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये आप बनाइएगा। फ्रिक्शन एक्सेलरेशन ऑन द, या एक और क्वेश्चन है जो बहुत पॉपुलर है, विच वन इज इजी पुश और पुल, विच वन इज इजी टू पुश द रोलर और टू पुल। क्या इजी है पुश करना कि पुल करना इजी है? तो मानते हैं हम एक रोलर ले लेते हैं,
और इसको हम पुश कर रहे हैं। पहले पुश करने का डायरेक्शन एफ फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, थीटा एंगल है तो इसका एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट एफ साइन थीटा इस डायरेक्शन में होगा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, इस बॉडी का मास m है तो mg नीचे लगेगा और फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। तो पहले y एक्सिस में चलते हैं, n बराबर mg प्लस f साइन थीटा और ये f cos थीटा माइनस f बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन जस्ट पुल कर रहा है तो इसको f नेट लिख लेते हैं, f नेट डैश, f नेट डैश इज इक्वल टू हो जाएगा f cos थीटा माइनस म्यू n का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, f cos थीटा माइनस म्यू mg प्लस f साइन थीटा, f cos थीटा माइनस म्यू mg प्लस माइनस म्यू f साइन थीटा। इसको इधर कॉमन ले लेते हैं, f कॉमन हो गया, cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू mg। ये फोर्स लगा f नेट डैश जब हम उसको किसी बॉडी को पुल कर रहे थे, पुश कर रहे थे। अब हम किसी बॉडी को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो पुल के केस में फोर्स मानते हैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं f, इसका दो कंपोनेंट होगा थीटा, f cos थीटा इधर की ओर होगा और दूसरा होगा f sin थीटा। फ्रिक्शन इधर डायरेक्शन में लग रहा है, इसको f डैश लिख लेते हैं, इसका नॉर्मल रिएक्शन n होगा और ये लगा mg, n लगा लेते हैं। तो दो फोर्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये पुल के केस में है, ये है पुल के केस में और ये पुश के केस में फोर्स ऐसा लगा। तो इसको रब करते हैं, बस इतना ही सेक्शन रब करेंगे, रिजल्ट याद रहना चाहिए। ये रिजल्ट था मेरा पुश का केस का। अब इस पर फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, n प्लस f साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू mg। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg माइनस f साइन थीटा। अब y एक्सिस में f नेट डबल डैश कितना हो जाएगा, f cos थीटा, ये cos थीटा था, f cos थीटा माइनस f डैश, f cos थीटा माइनस म्यू n, f cos थीटा माइनस म्यू mg माइनस f साइन थीटा, f cos थीटा माइनस म्यू mg प्लस म्यू f साइन थीटा, f कॉमन, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू mg, f नेट डैश डबल डैश। तो ये रिजल्ट आया पुल के लिए, तो और ये रिजल्ट आया था पुश के लिए। तो क्लियर है कि f नेट डैश जो लगा f cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा में म्यू mg घट रहा है, इसमें f cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा में म्यू mg घट रहा है। म्यू mg तो सेम घट रहा है, लेकिन ये फोर्स प्लस है, ये फोर्स माइनस है, दैट मींस ये फोर्स छोटा है, छोटा में म्यू mg घट रहा है, ये बड़ा में म्यू mg घट रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज ऑब्वियस, फर्स्ट एंड सेकंड इट इज ऑब्वियस that f net double dash is greater than f net dash, so pull is more easier than to pull। इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हम दे सकते हैं। फ्रिक्शन का लास्ट ही है, अब फ्रिक्शन में कुछ बचा नहीं। रोलिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जस्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी just opposite to the relative motion of the body, relative motion of the body, relative motion बॉडी पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जस्ट अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी, relative velocity of the body, velocity between the surface of the body, the surface of the bodies। ठीक है, ये काइनेटिक हुआ है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगा, तो F इज इक्वल टू
म्यू के एन, इसमें के आ जाएगा। जनरली म्यू के इज ग्रेट लेस देन म्यू एस होता है, इसलिए इसका ग्राफ जब हम खींचते हैं तो अप्लाइड फोर्स है ये, और अप्लाइड फोर्स इधर है और फ्रिक्शनल फोर्स है। तो पहले तो दोनों 45 डिग्री बनाते सेम आएगा, और जब फ्रिक्शन काइनेटिक होगा तो कम जाएगा, इसलिए ग्राफ ऐसा होगा। ये अगर म्यू के इज लेस देन म्यू एस है तो, और म्यू के इज इक्वल टू म्यू एस होगा तो ये फ्रिक्शन ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। ये 45 ही रहेगा, ये फ्रिक्शन है, ये अप्लाइड फोर्स का ग्राफ है। इस तरह ग्राफ आएगा। रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन द बॉडी रोल्स ऑन द सरफेस, जनरली फॉरवर्ड डायरेक्शन, जिधर चल रहा है उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है। इसे रोलिंग फ्रिक्शन हम रोटेशनल चैप्टर में पढ़ाएंगे। इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं। मानते एक ब्लॉक है जिसका म्यूएस है 0.4 और म्यू के है 0.2। इस बॉडी का मास है 10 kg, इस पर फोर्स लगा रहे हैं इसके फोर्स लगा रहे हैं 45 न्यूटन। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन? पहले लगा रहे हैं 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, और उसके बाद लगा रहे हैं 45 न्यूटन। तो दोनों केस में केस वन है कि F इज इक्वल टू 20 न्यूटन है, और केस बी है कि F इज इक्वल टू 45 न्यूटन है। तो कैसे बनाएंगे? पहले फ्रिक्शन तो इधर लगेगा, पहले दोनों फ्रिक्शन Fs निकाल लेते हैं। Fs इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू एन हो जाएगा, ऊपर में n लगेगा, नीचे में 10g लगेगा। तो म्यू बराबर है 4/10, 10 इंटू जी बराबर 10 से 10 कर दिया 40 न्यूटन। तो इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लेस देन फ्रिक्शनल फोर्स, देन फ्रिक्शन लिमिटिंग जिसको कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, देन F इज इक्वल टू हो जाएगा Fs, दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। यहाँ फ्रिक्शन 20 न्यूटन लग रहा है। लेकिन अगर इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, F लिमिटिंग है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द काइनेटिक फ्रिक्शन। वी हैव टू फाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तब अगर मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालेंगे। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू के इंटू एम जी। म्यू के कितना दिया हुआ है? 2/10। एम कितना दिया हुआ है? 10, जी बराबर 10, 10 से 10 कटिए बराबर 20 न्यूटन। तो जब 45 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ 45 इज ग्रेटर देन 40 न्यूटन है, therefore म्यू के इज इक्वल टू, या F इज इक्वल टू हो जाएगा 20 न्यूटन, क्योंकि म्यू के लगेगा, म्यू को आया 20 न्यूटन। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। और उसके बाद फ्रिक्शन को इविल नेसेसरी है, फ्रिक्शन बहुत जरूरी है। जैसे हम चल सकते हैं, बिना फ्रिक्शन के चल नहीं सकते। फॉर द मूवमेंट ऑफ द पर्सन और मूवमेंट ऑफ एनी व्हीकल फ्रिक्शन इज नेसेसरी, बट इट इज इविल ऑल्सो, क्योंकि जब चलते हैं तो हम थक जाते हैं, अपने एनर्जी लूज करते हैं, बार बार बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। गाड़ी के केस में सोचते हैं, लिविंग बीइंग के केस में सोचे, अगर नॉन लिविंग के केस में चलते हैं तो किसी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी उसको पेट्रोल से मिलता है। अगर फ्रिक्शन रहता तो उसका पेट्रोल खत्म होता है, फ्रिक्शन नहीं रहता तो पेट्रोल खत्म नहीं होता, लेकिन फ्रिक्शन नहीं रहता तो चल नहीं पाता। मतलब ये इविल नेसेसरी है। अब फ्रिक्शन है तो कोई भी मशीनरी धीरे धीरे घिस करके खराब हो सकता है, लेकिन फ्रिक्शन अगर नहीं है तो वो चल भी नहीं सकता है, इसलिए ये इविल नेसेसरी है। फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो चलेगा नहीं, रहेगा तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो इसको घटाने के लिए कुछ किया जाता है, बॉल बेयरिंग यूज किया जा सकता है, लुब्रिकेंट यूज किया जा सकता है। गुड लुब्रिकेंट रहता है तो लेस फ्रिक्शन होता है। और भी ग्रीस यूज कर सकते हैं, ऑयल यूज कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, पेंट यूज कर सकते हैं टू डिक्रीज द फ्रिक्शन। पर ज्यादा दे देने के बाद फिर ग्रेफाइट यूज कर सकते हैं। आजकल ज्यादा चल रहा है, ग्रेफाइट चल रहा है, वो एक बहुत ही अच्छा लुब्रिकेंट के रूप में यूज हो रहा है। तो वो फ्रिक्शन को कम करता है, और फ्रिक्शन कम होने से एनर्जी कम लॉस होता है। तो जहां मूवमेंट ऑफ द पिस्टन है वहां पर लुब्रिकेंट तो बहुत नेसेसरी, लेकिन जहां मूवमेंट का बात है, जैसे टायर है, अगर वो फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो बॉडी चल नहीं पाएगा। ठीक है, इंजन जैसे गाड़ी को मार्सी एरिया में छोड़ दिया जाए, उसमें तेल भरा हुआ है, सब कुछ है, स्टार्ट कर इंजन भी ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या मार्सी एरिया से निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि स्लिप करेगा रबर, टायर और सब भी रफ है, फिर भी नहीं चलेगा, क्योंकि मार्सी एरिया में फंस जाने के बाद वहां फ्रिक्शन रहता ही नहीं है, तो निकल नहीं पाएगा। इंजन स्टार्ट करेंगे तेल से भरा हुआ, फिर भी नहीं निकल पाएगा। इसलिए फ्रिक्शन नेसेसरी भी है। हम चलते हैं तो हमारे आगे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन इस तरह से फ्रिक्शन खत्म हुआ। अगर इस पे कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में कल हम वर्क पावर एनर्जी पे जाएंगे, और इससे पहले कोशिश करते हैं सर्कुलर मोशन, ऐसे एनर्जी भी आएगा, उसमें जरूरत पड़ सकता है अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चलते हैं।
तो पहले हम सर्कुलर मोशन बता देते हैं, उसके बाद एनर्जी में जाएंगे। ओके, थैंक यू।